हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिकल क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, आल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। आंसर में फर्स्ट डिफरेंस क्या है, मीनिंग का। मीनिंग में क्या बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट यूजिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सप्लिट एक्सपेंस। वो बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे आता है। बिजनेस प्रॉफिट कैसे आएगा जब हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट की मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट दैट कंसीडर बोथ एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट कॉस्ट। ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, उसमें क्या करते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू आता है ना, उसमें से आप एक्सप्लिट और इम्प्लिट कॉस्ट दोनों को दोनों ही माइनस कर देते हो। ठीक है। आगे देखो, सेकंड डिफरेंस क्या है, कॉस्ट कंसीडर। इसमें क्या बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट के अंदर क्या है कि ओनली एक्सप्लिट कॉस्ट सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट पेड, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में ना सिर्फ एक्सप्लिट कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। और एक्सप्लिट कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट पेड, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी बिजनेस करो, आपको ये तो पे करने ही पड़ने पड़ेंगे। ये खर्चे तो आपके फिक्स है। ठीक है। अगर आपका काम चल भी नहीं रहा है, ठीक है, आपका बंद भी है, फिर भी आपको देखो रेंट तो उस जमीन का देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपको वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी ना। तो ये कुछ खर्चे हैं जो कि आपको देने ही पड़ते हैं और हर एक बिजनेस में ही होते हैं। ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर क्या बोलता है कि एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर टाइम एंड कैपिटल एंड रिसोर्सेज। ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, वो एक्सप्लिट और इम्प्लिट कॉस्ट दोनों को ही कंसिडर करता है। अब एक्सप्लिट कॉस्ट तो आपको पता लग गया, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट पेड। अब इम्प्लिट कॉस्ट को ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि जो ओनर है, उसका उसका टाइम, मतलब उसके कॉस्ट का टाइम, मतलब ओनर ने कितना वक्त लगाया वहां पे, अपना कैपिटल रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास। ठीक है। तो इम्प्लिट कॉस्ट ये हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो, थर्ड डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या लिखा है, बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिट कॉस्ट। ठीक है। और बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सप्लिट कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिट कॉस्ट। मतलब आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिट कॉस्ट भी माइनस करोगे, इम्प्लिट कॉस्ट भी माइनस करोगे। ठीक है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, पर्पस। इसमें क्या लिखा कि बिजनेस जो प्रॉफिट है यूज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड टैक्स कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट क्यों यूज किया जाता है, हम क्यों निकालते हैं। भाई हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना, हमें बैलेंस शीट बनानी, हमें टैक्स कैलकुलेशन करनी, तो हम उसके लिए बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, यूज फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग असेसिंग ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। ये बोलता है कि हमें इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है, तब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को निकालते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ डिफरेंस क्या है, मेजरमेंट बेसिक। ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डाटा। ये बोलता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट है ना, वो किसके ऊपर ज्यादा सर डिपेंड होता है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डाटा के ऊपर। ठीक है। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डाटा वैसे होता है कि मतलब पहले से उसके अमाउंट से पहले से ही पड़ी होती है, वही पड़ी हुई अकाउंट डाटा से हम जब उठाते हैं उसको हम हिस्टोरिकल डाटा बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड अपॉर्चुनिटी को। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, ज्यादा सर किसके ऊपर बेस्ड करती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अब इसमें रिजल्ट का डिफरेंस, सिक्स डिफरेंस है रिजल्ट। इसमें क्या बोलता है कि यूजली हायर बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट सब्सट्रैक्टेड। अब देखो, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, अब उसमें से आप सिर्फ एक्सप्लिट कॉस्ट ही माइनस करो, इम्प्लिट तो कर ही नहीं रहे, तो आफ्टर ऑल सी बात है वो अमाउंट ज्यादा शो करेगी। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक के अंदर यूजली लोअर बिकॉज इट डिडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कम दिखती है, क्यों, क्योंकि उसमें से आप दोनों ही कॉस्ट माइनस करो, एक्सप्लिट भी करो, इम्प्लिट भी करो, तो आफ्टर ऑल उसकी जो अमाउंट होगी अपने आप ही कम हो जाएगी। अब इसमें क्या है, सेवन डिफरेंस क्या, फोकस। फोकस ऑन एक्चुअल मॉनेटरी गेन। ये बोलता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ किसको फोकस करता है या किसके ऊपर इसको कैलकुलेट करता है, सिर्फ मॉनेटरी गेन। मतलब कि पैसे का जो फायदा होता है ना, सिर्फ पैसे वाला उसको ही गिनता है, बाकी चीजों को इग्नोर करता है। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, फोकस ऑन वेदर द बिजनेस इज ट्रूली प्रॉफिटेबल कंपेयर टू अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, वो ये देखता है कि इसका सच में बिजनेस प्रॉफिटेबल है। यहाँ तो आपने सिर्फ पैसे के मामले में देख लिया ना, प्रॉफिटेबल है, पर बिजनेस हमेशा से पैसे से तो ना देखा जाता। ये देखा जाता है कि उसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है, उसके पास अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें कोयला लग रहा है, अगर उसके पास कोयला नहीं है तो प्रॉफिटेबल कैसे हुआ। ठीक है। तो उसके रिसोर्सेज है कि नहीं है, या उसके पास वैसे लेबर है कि नहीं है, तो ये सब चीजें भी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाती है। तो वो एक्चुअल में सब चीजों को कंपेयर करके बताता है कि एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सिर्फ पैसे के मामले में पैसा कमाती जा रही है। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल में क्या लगता है, फॉर बिजनेस ऑन 10 लाख एंड स्पेंड 7 लाख ऑन एक्सप्लिट कॉस्ट। तो बिजनेस प्रॉफिट कैसे आएगा, 10 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे 3 लाख। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या है, इफ ओनर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1,50,000। ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10 लाख में से 7 लाख किया तो 3 लाख आ गया था। अब 3 लाख में से 1 लाख कर दोगे तो 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट।
आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ एवरी बिजनेस फर्म। इकोनॉमिक्स हैव डेवलप्ड वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन व्हाई प्रॉफिट अराइज, हाउ इट इज अर्नड एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस, दीस आर कॉल्ड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो प्रॉफिट है ना, वो एक सबसे जरूरी प्राइमरी गोल है। सबसे पहला गोल यही होता है हर फर्म का कि भाई वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी थ्योरीज डिवॉल्व की, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई प्रॉफिट क्यों अराइज होता है, मतलब प्रॉफिट क्यों आता है, और हम उसे कैसे अर्न कर सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई वो प्रॉफिट अराइज हो। तो इन सब चीजों को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्या लिखा, ब्रॉडली प्रॉफिट अराइज बिकॉज ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी, इनोवेशन, मोनोपोली पावर एंड डायनेमिक चेंज इन द इकोनॉमी। अगर हम इसे ब्रॉडली देखें तो भाई प्रॉफिट क्यों अराइज होता है, रिस्क की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, इनोवेशन, मोनोपोली पावर एंड डायनेमिक की वजह से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास आ गई रिस्क बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, हॉलवे थ्योरी है। इसमें क्या लिखा है कि मेन आइडिया इसमें क्या लिखा है कि प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। ये क्या बोलता है कि भाई प्रॉफिट क्या है ना, कि वो एक रिवॉर्ड है किसके बदले में, कि हम बेयर कर रहे हैं रिस्क को। ठीक है, मतलब कि रिस्क कोई भी आपने रिस्क उठा आपने उसको कर लिया कि भाई मैं अब उसको रिस्क को झेलूंगा, मैंने रिस्क उठाने का फैसला कर लिया, तो उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलती है। अब की पॉइंट इसमें लिखो, ये जाए आप पैरे में भी लिख सकते हो पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये क्या बोला कि प्रपोज बाय एफ एफ बी हॉलवे, ये इनकी तरफ से प्रपोज की गई थी। एंटरप्रेन्योर टेक सर्वल रिस्क सच एज मार्केट रिस्क, फाइनेंस रिस्क एंड टेक्नोलॉजी का रिस्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये बोलता है कि भाई एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो बहुत सारे रिस्क उठाता है। देखो कोई बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं होता, उसको मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, हर एक रिस्क उसको उठाना पड़ता है। ठीक है, सिंस वर्कर एंड मैनेजर गोट गेट फिक्स वेजेस सैलरी, ओनली एंटरप्रेन्योर विद बियर्स द रेजिडुअल रिस्क। ठीक है, वो बोलता है कि भाई वर्कर और मैनेजर को तो सही सैलरी और सेम फिक्स मिलती है। ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर तो रिस्क उठा रहा है ना। अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि अगर बिजनेस ने उठा के कोई रिस्क उठा लिया, तो आप तो बोलोगे कि भाई हमारा क्या लेना देना, हमें तो हमारी सैलरी दो, हमें तो हमारी वेजेस दो, है ना, तो हम थोड़ी ना आपके हिस्सेदार हैं। तो बोलता है कि प्रॉफिट इज देयर फॉर द कंपोजिशन फॉर टेकिंग रिस्क। तो वो जो कंपोजिशन होता है ना, कि जो एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाता है, तो उसी का वो कंपोजिशन होता है प्रॉफिट। मतलब कि फिर वो प्रॉफिट भी सिर्फ एंटरप्रेन्योर रखता है, बाकियों को नहीं दिया जाता। वेजेस और सैलरी सबको अपनी अपनी फिक्स दे दी जाती है, पर उसका जो रिस्क होता है, अगर उसमें घाटा हो जाता है तो भाई आफ्टर इस बात वो भी एंटरप्रेन्योर देखेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी। तो यही बोलता है। ठीक है, अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है कि नॉट ऑल द रिस्क लीड टू प्रॉफिट। मतलब जरूरी नहीं कि जितने रिस्क ले लिए सब प्रॉफिट की तरफ ही जाएंगे, कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो लॉस को भी लीड करते हैं। ठीक है, सम रिस्क आर इंश्योरेबल, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेबल होते हैं। ठीक है, जिसने इस बात को इग्नोर कर दिया। प्रॉफिट में अराइज ड्यू टू इनोवेशन और मोनोपोली, नॉट ओनली रिस्क। ये क्या बोलता है कि भाई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट सिर्फ रिस्क से ही हो, प्रॉफिट इनोवेशन से भी हो सकता है, मोनोपोली पावर से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने इसे इग्नोर कर दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या है थ्योरी, असर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, नाइट थ्योरी। इसमें मेन आइडिया में क्या बोला था कि प्रॉफिट अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल नॉन इंश्योरेबल अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसका क्या कह रहा है कि भाई ऊपर तो ऊपर तो ये बोल दिया कि पहली वाली में कि आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप रिस्क को बेयर करोगे। तो अब ये नाइट ने क्या बोला कि नहीं भाई, आप सिर्फ नॉर्मल रिस्क बेयर करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो आपको पता ही नहीं हो सकता है, जो नॉन इंश्योरेबल है, अनसर्टेन है, मतलब कि आपको पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा, पर आप जब उसके लिए वो खतरा मोल लेते हो ना, तब उसको रिस्क बोलते हैं। वो होते हैं अनसर्टेनिटी बियरिंग, मतलब अनसर्टेनिटी जिसका आपको पता ही नहीं था पर वो रिस्क हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, प्रपोज बाय फ्रैंक एच नाइट ने की थी। अब इसमें क्या है, डिस्टिंक्स बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसने क्या किया, इसने स्पेशली रिस्क और अनसर्टेनिटी जो रिस्क दी उन दोनों को डिफरेंस कर दिया, मतलब अलग कर दिया कि भाई सारे रिस्क हर रिस्क मेजरेबल नहीं होता, कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो अनमेजरेबल होते हैं, नॉन इंश्योरेबल होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। बोलता है कि मेजर जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको अनसर्टेनिटी के अंदर भी डिसीजन लेनी पड़ती है। जैसे कि डिमांड, आपको पता है कि डिमांड कब बढ़ जाएगी, कब घट जाएगी। कंपटीशन, आपको पता है कि कब घट जाएगा, कब बढ़ जाएगा, नहीं ना, तो उसके ऊपर लेना पता है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी, तो प्रॉफिट उसी अनसर्टेनिटी को बियर करने का एक रास्ता है। ठीक है, अब देखो क्रिटिसिज्म क्या है, डिफिकल्ट टू सेपरेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन रियल लाइफ। ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप ये मेजर कर पाओ कि भाई रिस्क कौन है और अनसर्टन रिस्क कौन है रियल लाइफ में। ठीक है, अब इसमें क्या, डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉफिट इन मोनोपोली, मतलब मोनोपोली की प्रॉफिट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं बता देती हूँ, जो पहला और सेकंड है ना, इसमें क्या फर्क है। अब देखो जो इसमें जो बियरिंग रिस्क है ना, जो पहले वाले में बियरिंग रिस्क था, ये वाला जो हॉलवे थ्योरी ने दिया, उसमें उसका कहने का मतलब जैसे था कि भाई कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अ, आप जहाज से शिप से उसको पार करवा रहे हो, मतलब कि जहाज से आप मतलब कोई सामान था, आप जहाज से उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। ठीक है, समुद्र के राह, तो आपको पता है कि समुद्र में हाड़ कह रही सॉरी, समुद्र में सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो आपको पता है, तो आपने क्या किया, अपने जहाज का पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा है और आपने रिस्क ले लिया कि चलो भाई
जाने दो, अगर सुनामी आई तो इंश्योरेंस तो पड़ा ही है, पर उसने रिस्क तो उठाया ना, उसको इंश्योरेंस कराने। अब देखो अगर वो ना डूबा तो उसको इंश्योरेंस का भी कुछ नहीं होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहा है, वो रिस्क उठा रहा। तो ये कौन सा रिस्क है, जो रिस्क आपको पता होता है, जो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये वो वाला रिस्क है। या जैसे कोई कंपनी है, उसकी मशीन खराब हो गई या प्रोडक्ट में कुछ चीजें हो गई, तो आपको पता है, जो आप मेजर कर सकते हो, जो आपको पता है, आप उसको इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जैसे अभी बिजनेस सब चल रहा था, अचानक से कोविड आ गया, किसी को पता था, नहीं पता था, बट लोगों ने उसको रिस्क लिया, ठीक है। नए सिरे से नया बिजनेस शुरू करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपनी सारी चीज शुरू कर दी, कैसे अब घर की डिलीवरी ऑन कर दी, कैसे ऑनलाइन के थ्रू सब सिस्टम कर दिया, बिकॉज बिकॉज उन्होंने उस रिस्क को, उस चीज को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अब डिमांड है, कॉम्पिटिशन, आपको पता है कि डिमांड कब बढ़ जाए कब गिर जाए, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप इसको इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करा के रख लोगे कि भाई डिमांड घट गई तो मैं, आप मेरा सारा लॉस उठाना, और डिमांड बढ़ गई तो हम, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता। तो वो चीज है, ये डिफरेंस है। वो बोलता है कि सिर्फ उस रिस्क को, पहली थ्योरी ये बोलती है कि जब सिर्फ आप उस रिस्क को मेंटेन करो उसके लिए प्रॉफिट मिलता है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि भाई आपको अनसर्टेनिटी जब आप करते हो ना, उस रिस्क को जब वेयर करते हो जिसको आपको नहीं पता, उसका आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड ये बोलता है कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि स्कम्पीटर ने दी थी। इसका मेन आइडिया क्या, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। ये बोलता है कि जो प्रॉफिट है ना, वो रिवॉर्ड है किसका, इनोवेशन करने का, ठीक है। अब इसमें क्या प्रपोज बाय जोसेफ स्कम्पीटर ने दी थी, एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस इनोवेशन लाइक न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन मेथड, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। इनोवेशन क्रिएटेड टेम्परेरी मोनोपोली पावर विच रिजल्ट इन सुपर नॉन प्रॉफिट, ओवर टाइम कॉम्पिटिशन इमिटेट द इनोवेशन प्रॉफिट डिक्लाइन। ये बोलता है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है ना, अगर उसको जिंदा रहना, अगर मार्केट में चलते रहना, तो न्यू प्रोडक्ट हो गया, न्यू प्रोडक्शन मेथड हो गया, न्यू मार्केट, ये सब चीजें वो न्यू न्यू लाता ही रहता है, इन्वेंट करता ही रहता है। वो जैसे जैसे इन्वेंट करता है ना, तो स्टार्टिंग के पावर में उसकी कोई कंपटीशन नहीं होती, तो उसके हाथ में एक मोनोपोली पावर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको प्रॉफिट बहुत तेज मिलता है, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है, कंपटीशन आने लग जाता है उस प्रोडक्ट का, और धीरे धीरे प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट ऑल द इनोवेशन आर प्रॉफिटेबल, मतलब कि जरूरी नहीं कि हर इनोवेशन प्रॉफिटेबल हो। देखो आपने इनोवेट तो कर दिया, पर जरूरी नहीं होता ना कि हर इनोवेशन आपका सही हो, कई बार इनोवेशन गलत भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में अराइज विदाउट इनोवेशन, मतलब कि प्रॉफिट विदाउट इनोवेशन भी अराइज होता है। तो कितनी कंपनियां जो इनोवेशन नहीं कर रही हैं, वो अपने पुराने ही प्रोडक्ट लेके अभी तक चलती आ रही हैं, ठीक है। तो आज भी उनके पुराने प्रोडक्ट या पुरानी ही के नाम से जाना जाता है, और आज भी वो बहुत तेज चलती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि क्लैर्क थ्योरी ने दी थी। इसका क्या आइडिया है कि प्रॉफिट अराइज ड्यू टू डायनेमिक चेंज इन इकोनॉमिक। ये बोलता है कि जो चेंजेस आ जाते हैं ना इकोनॉमिक में अचानक से, उसकी वजह से प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। जब वो चेंजेस आ गए और आपने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो प्रॉफिट उसका रीजन है, ठीक है। जैसे कि डायमेंड चेंजेस हो सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, कैपिटल एक्यूमुलेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू वांट एंड टेस्ट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चेंजेस है। इकोनॉमी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, आप तो फंस गए, पर आपको उसको अडॉप्ट करना है। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया और उस पर मतलब जीत पा गए, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब टेस्ट एंड चेंजेस, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, आपने उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को, प्रोडक्ट को, अपने आप की हर चीज को अपने डिवॉल्व करना है, बदलना है, ठीक है। तो वही सब चीजें। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, इन स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक वेयर नथिंग चेंज प्रॉफिट वुड नॉट एग्जिस्ट, बट इन डायनेमिक इकोनॉमिक कांस्टेंट चेंज क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर टू अर्न अ प्रॉफिट। इसका कहने का मतलब ये था कि अब आप ये बोलोगे कि डायनेमिक चेंज में कैसे प्रॉफिट आता है, तो यही उसने नीचे बोला कि जब स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक होती है ना, जब इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं होता, सब एक जैसा चलता, तो प्रॉफिट अराइज ही नहीं होता, मतलब प्रॉफिट एग्जिट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब डायनेमिक इकोनॉमिक होती है ना, तो चेंजेस होते रहते हैं एनवायरमेंट में। जब चेंजेस होते रहते हैं ना एनवायरमेंट, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे कि अब देखो न्यू वांट एंड टेस्ट आ गया, ठीक है। अब न्यू वांट एंड टेस्ट आ गया, जहां अगर न्यू टेस्ट एंड वांट आ गया, तो अब क्या है, पब्लिक नया टेस्ट चाह रही है, नया प्रोडक्ट चाह रही है। तो अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो कंपनी पहले प्रोडक्ट बना लेगी, भाई वो पहले पहले सारा सारा प्रॉफिट गिन लेगी। ऐसे ही होता ना। अब क्या हो गया, अब जैसे जैसे वक्त चलता, अब देखो एक प्रोडक्ट एक कंपनी कितने बनाती है, अब क्यों हम लोग ऐसे ही बनने लगे कि भाई अब फ्री केमिकल प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो रिड्यूस, मतलब जिनकी पैकेजिंग रिड्यूसेबल हो, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उस लोगों के टेस्ट चेंज हो गए। अब जो इसको पहले बना ले रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको ऑन मिला। अब जब कोई चेंजेस ही नहीं होंगे, तो वो लोग न्यू आइडिया निकालेंगे नहीं। जब न्यू आइडिया निकालेंगे नहीं, कोई चीज करेंगे नहीं, डिवॉल्व भी नहीं करेंगे, तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है कि टू ब्रॉड इंक्लूड ऑल चेंजेस, ये बहुत बड़ा है, मतलब इसमें सारे चेंजेस ही उन्होंने इंक्लूड कर दिए, तो कितना डिफिकल्ट है ना उसको कंसीडर करना। डू नॉट कंसीडर रोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप को ही इग्नोर कर दिया। देखो भाई, जो उस चीज को अडेप्ट कर रहा है, भाई वो भी तो जरूरी है, एंटरप्रेन्योर भी तो जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को वो इग्नोर कर दे रहा है।
अब फिफ्थ क्या है, मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट राइज ड्यू टू मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली पावर तो आपको पता ही है कि मोनोपोली पावर कौन होता है, कि अकेला ही होता है और वो उसके हाथ में पूरी पावर होती है कि वो कितना प्राइस चार्ज कर सकता है, ठीक है, उसको मोनोपोली पावर बोलते हैं, ठीक है। अब फर्म विद मोनोपोली पावर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस। अब भाई जिसके हाथ में मोनोपोली पावर है, जो प्राइस को सेट कर सकता है, भाई वो तो अपनी मर्जी से जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है। इट कैन रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड चार्ज अ हाई प्राइस देन कॉम्पिटिटिव फर्म, दिस क्रिएट abnormal ऑपरेशनल प्रॉफिट। एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, गवर्नमेंट लाइसेंस। मतलब यही क्या है कि ये भाई आपको हायर प्राइस आप चार्ज कर सकते हो कॉम्पिटेटिव फर्म से, जिससे क्या हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, डू नॉट अप्लाई इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। कॉम्पिटेटिव मार्केट में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर आप वहां अकेले नहीं रहोगे, मतलब कि देखो अगर आप वहां पे हो तो वहां आपके साथ अगर कंपटीशन होगा, वहां कॉम्पिटेटिव फर्म्स होंगे, तो आप अपना प्राइस कैसे चार्ज करोगे, मोनोपोली पावर कैसे आएगी। जब आप अकेले रहोगे और आपके हाथ में ही वो सामान है, आपसे ही लोग खरीदेंगे, तो तभी आपके पास में पावर रहेगी ना कि आप इन्फ्लुएंस करने, तो कंज्यूमर तो दूसरे फर्म के पास चला जाएगा। तो इसलिए वो कॉम्पिटेटिव मार्केट में काम नहीं करती। अज्यूम कंज्यूमर एक्सेप्ट हायर प्राइस। तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब सिक्स हमारे पास लास्ट क्या है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि जेबी क्लैर्क ने दी थी। प्रॉफिट इज सिमिलर टू इकोनॉमिक रेंट अर्नड बाय द सुपीरियर एंटरप्रेन्योर। ये बोलता है कि प्रॉफिट जो है ना, एक एक अकॉर्डिंग रेंट की तरह ही है। मतलब कि एक जो प्रॉफिट है ना, रेंट का फॉर्म में, जो किसकी तरफ से अर्न किया जाता है, सुपीरियर एंटरप्रेन्योर की तरफ से अर्न किया जाता है। जैसे कि सम एंटरप्रेन्योर आर मोर एफिशिएंट देन अदर, ठीक है। सुपर एबिलिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, जस्ट लाइक बेटर लैंड अर्न मोर रेंट, बेटर एंटरप्रेन्योर अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये बोलता है कि देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि बहुत एफिशिएंट होते हैं, सबसे बहुत अलग होते हैं, बहुत एबिलिटी। जरूरी नहीं कि हर एक कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कुछ बहुत निकलते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जो डूब जाते हैं, बिजनेस नहीं संभाल पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि छोटे से बिजनेस को भी बहुत प्रॉफिटेबल, क्यों, बिकॉज यार ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ लेबर पैकेज, वो भी उसका भी तो रोल है ना, वो जो बिजनेस खड़ा कर रहा है सीईओ, उसका भी तो रोल है कि वो कैसे हैंडल करा, तो उसके पास वो एबिलिटी है। तो भाई वो यही बोलता है कि भाई वो उसकी एबिलिटी का वही रिपोर्ट है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक लैंड है, ठीक है, अगर वो लैंड बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है, उसमें उपजाऊ बहुत अच्छी है, जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, तो भाई उसका जो लोग रेंट देंगे या उसको जो परचेज करेगा, वो उस पर ज्यादा से ज्यादा रेंट देने को तैयार हो जाएगा। तो वही बोलता है कि जब एंटरप्रेन्योर भी अच्छा होगा ना, तो उसको भी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और उसी प्रॉफिट को हम एज ए रेंट बोलेंगे कि भाई उसके काम करने का उसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, इग्नोर रिस्क, इनोवेशन, मार्केट इनपरफेक्शन। ये बोलता है कि रिस्क भी इग्नोर कर दिया इसने, इनोवेशन भी, मतलब बाकी सारी थ्योरीज ने इग्नोर कर दिया। इसने बोल दिया कि भाई एंटरप्रेन्योर पर ही डिपेंड करता है प्रॉफिट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।